all till question number 37. Now we will jump towards 38th number question. Okay, so what the question is saying, the following table shown the marks obtained by the two students in different subjects. डिफरेंट सब्जेक्ट्स में दो स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं. अब एक बार देख लेते हैं. इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, संस्कृत ये सब्जेक्ट है. द डिफरेंस इन द मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज. डिफरेंस क्या है मीन एग्रीगेट परसेंटेज में. तो पहले दोनों का मीन एग्रीगेट परसेंटेज निकाल लेंगे, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी का, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना. तो अगर हमको मीन एग्रीगेट परसेंटेज निकालना है तो पहले इसको क्या करना है, सम कर लेते हैं. तो 6 6 12, 6 18, 19 20 21, 210, 7 7 14, 7 21 21 और ये 10 2 2 5, राइट. कुछ गड़बड़ तो नहीं किया. 7 7 14 7 21, ठीक है. 210 हो गया, फिर 225, ठीक है. अब और ये टोटल मार्क्स कितने का, 350, और ये 200, 300, 350, 375. तो स्टूडेंट ए का कितना है आया है 210 आउट ऑफ 350. तो इसका मीन एग्रीगेट परसेंटेज स्टूडेंट ए का क्या आ जाएगा, 10 विल गोइंग टू बी कैंसर. 5 7 35, 5 2 10, 7 7 10, 7 21, 60%. बी का कितना आया है 375 में 225. 5 2 10, 5 2 9 5 7 35, 36 37, 5 5 25, 5 1 5, 6 7 5 5 25, 5 4 20, 5 5 25, 15 30 45, 60. अच्छा ठीक है, 60 -60 तो 0%. यस, 0 इज़ द आंसर. ओके, फिर यहाँ पर एग्जामिन करना है फॉलोइंग फिगर. ये वाला जो फिगर हमको दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ द अबव फिगर एम्बेडेड इन इट. तो ये वाला फिगर इनमें से किस में एम्बेडेड है पूरा. ये तो डेफिनेटली नहीं है. ये कहाँ एम्बेडेड है, हमको ऐसे 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 वाला चाहिए, है ना. तो ये वाले पोर्शन को ढूंढते हैं, इजी पड़ेगा. इधर कहीं पे है क्या, ऐसे ऐसे, ये तो है ही नहीं, ये तो नहीं है. इधर ऐसे ऐसे, ये वाला तो है, लेकिन हमको ये वाला टेढ़ा चाहिए था ना, तो ये भी नहीं है. इधर से ऐसे है क्या, ऐसे 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 ऐसे. यस, दिस वन इज करेक्ट. यहाँ पर नहीं, ये तो है ही नहीं. तो अब तो इमेज वाले वैसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट हम लोग कर लेते हैं. ये तो बहुत पुराना है, 2014 का हम सॉल्व कर रहे हैं ना. अब यहाँ पर हमको देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर फिट्स इनटू द ब्लैंक पार्ट ऑफ द अबव मैट्रिक्स. तो शुरू में दोनों ऊपर था, फिर अपोजिट हुआ, एंड देन इसको फ्लिप कर दिए हैं. फिर ये ऐसा, ऐसे में कोई पैटर्न है. पैटर्न कैसा है, एक ये ऐसे ऐसे करके अपोजिट, और दिस देन नीचे अपोजिट, एंड देन दिस. ओके, तो यहाँ पर ऐसा ऐसा हो जाएगा. ये ऐसे वाला पैटर्न है. देखो यहाँ पर हमको अपर मिला और ये लोअर मिला, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी दो सेम डायरेक्शन वाला होना चाहिए ना. तो बस सेम डायरेक्शन वाला बस यही दे दिया है, बाकी सब तो है इस वाले रो में भी. फिर अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम ऑफ अ सिटी फॉर 4 years. तो ये जो टेबल है उसमें हमको पॉपुलेशन दे दी गई है, टोटल इनकम का किसी सिटी का 4 साल का. अब हमको क्या पता करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबो डेटा. तो पहला क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई 5% और मोर एवरी ईयर. हर साल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है 5% या फिर उससे भी ज़्यादा, ऐसा बोल रहा है. तो पहले देख लेते हैं. फर्स्ट ईयर में 1992 से 1993 में पॉपुलेशन लाख में कितना इंक्रीज़ हुआ. तो 20 से 21 में 1 इंक्रीज़ हुआ. कहाँ से, इनकम इन करोड़. अच्छा ये तो इनकम. अच्छा, तो हमको सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज़ देखना है, तो यही से देखना है. तो 20 से 21 इंक्रीज़ हुआ, तो नीचे में आ जाएगा 20. तो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, 2.610. तो शुरू में तो फर्स्ट में यस 5% इंक्रीज़ हुआ. तो ये तो चलो 5% आ रहा है. अब सेकेंड वाले के देख लेते हैं. तो 21 से 22 1% इंक्रीज फ्रॉम वेयर 21, तो मल्टीप्लाइड बाई 100. अब हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जब था 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 100 तो सब में मल्टीप्लाई हो गई, और ये 1/20 हो रहा है. फिर नेक्स्ट 1/21 आया, और ये एकदम एक एक का ही डिफरेंस है. 20 से 21 गया, 22 देन 23, ठीक है.
तो अगला क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा 1/23। बट हमको क्या पता है कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है तो क्या आ जाएगा, वैल्यू है वो कम होती जाएगी, तो 5 से अगला वाला वैल्यू कम आएगा। बिना कैलकुलेट किए ही हमको ये पता है कि नेक्स्ट वैल्यू विल बी लेसर देन 5%। देन उसके अगली वाली वैल्यू तो और इस वाली वैल्यू से भी कम आएगी। तो ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज बाई 5% और मोर एवरी ईयर बोल रहा है, तो 5% तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन बाकी सब तो 5 से कम है, तो दिस ऑप्शन itself becomes wrong, right? Then second, income increased by 10% और more every year। तो अब सेम काम हमको इसमें करना पड़ेगा। तो इनकम कितना इंक्रीज हुआ, तो 1 1 1 1 1 0 1 0 माइनस करो, तो 101 इंक्रीज हुआ फ्रॉम वेयर 1010 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 1225। अब यहाँ पे कोई पैटर्न है नहीं ना, एक एक का डिफरेंस ऐसा तो है नहीं, तो सबका डिफरेंस अलग अलग है, तो यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे, है ना, कि क्या होने वाला है। तो दिस विल बी 114 डिवाइडेड बाई 1111 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब इसको चेक करने से पहले हमको सभी चेक करना पड़ेगा, तो उससे बेटर बाकी ऑप्शन और देख लेते हैं, क्योंकि हमको ये तो पता है कि चारों में से एक ही आंसर सही है, तो इसके लिए कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या पता बाकी कहीं दूसरे जगह तो सही आंसर नहीं है। अगर हमको सही आंसर दूसरी जगह मिल जाएगा तो हमको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वो इट्सेल्फ बिकम्स रॉन्ग, राइट। तो बाकी दो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम वॉज ऑलवेज अबो 5000। पर कैपिटा इनकम था, इनकम है वो हमेशा क्या होगा 5000 से ज़्यादा होगा। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन लाख में है ना, और उनका इनकम कितना है, ये तो करोड़ में है, तो इनकम से 1010 करोड़, राइट, डिवाइडेड बाई 20 लाख इज द पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा हर किसी का, और ऑलवेज अबव 5000, तो इसमें भी वैसे चारों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। उससे पहले इसको देख लेते हैं कि अगर ये रॉन्ग प्रूफ हो गया तो फिर बट पर कैपिटा इनकम वॉज हाईएस्ट इन 1994, तो ये दोनों तो साथ में ही कैलकुलेट हो जाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट जब हम लोग चारों ईयर का देख लेंगे कि पर कैपिटा इनकम किस में ज़्यादा है, तो वो तो इस चीज़ से पता चल जाएगा। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, उसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया तो उसके बेसिस पे ही अगर ये सही था तो यही मिल जाएगा, और अगर ये सही था तो यही इससे पता चल जाएगा, और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के हमको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अगर गलत हुआ तो दोनों गलत हो जाएगा, और सही आंसर मिलना होगा तो इन्हीं में से कोई होगा। तो ऐसे करके तो हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं पर कैपिटा इनकम इस ईयर का। पहले तो कितना है पॉपुलेशन 20 लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख हो गया ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख हो गया, ऊपर में करोड़। अब कैंसिल आउट करते हैं, 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5, तो अब ये कितना हो जाएगा 5 4 20 5 2 10 4 5 6 20। एक चीज़ तो हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, ऐसा थोड़ी होगा। 1010 उसके बाद करोड़ है ना, 1010 दिस इज करोड़, ये 20 लाख, तो 1010। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा डायरेक्टली हमको ये तो पता रहता है कि करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, करोड़ में 7 ज़ीरो होते हैं, एंड लाख में 5, यस 5 होते हैं। देन 1010, फिर यहाँ पर से डायरेक्टली 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 ज़ीरो ऊपर बचेगा। अब कैलकुलेट करते हैं, 2 5 10 ऐसे कैंसिल हुआ था, ओके 0 0 कैंसिल, फिर 2 5 10, तो कितना आ जाएगा 5050। तो बोल रहा था कि पर कैपिटा इनकम वाज ऑलवेज अबव 5000, तो पहले वाले में तो चलो 5050 आए तो 5000 से ज़्यादा है, बाकी के लिए भी हमको एक बार चेक कर तो करना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं क्या क्या था, 1 डिवाइडेड बाई 21। तो अब हमको ये तो पता चल गया ना कि हर बार ऐसा करके मल्टीप्लाई में 100 बच रहा है ऊपर में, तो अब सीधा ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना है। 3 7 21, 3 6 3 3 9 10 11, 3 7 21 और 3 6 3 3 9,
ऐसे कुछ आएगा। फिर ये लगभग कितना आ जाएगा, इसको 37 38 कर देते हैं। 7 मतलब 35, 7 मतलब 35 36 37 38, तो ऐसा कुछ करके आएगा। तो फिर 5000 से तो ज़्यादा है, चलो ये भी है ज़्यादा। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 1225 डिवाइडेड बाई 2200। इसको 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सनम 11, फिर 11, फिर 11 लो कुछ और। तो अगेन ये भी 5000 से ज़्यादा आ रहा है। येस, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। फिर यहाँ पर देख लेते हैं 1345, ऊपर में 23 और 100 और आ जाएगा। अरे उल्टा कर दिया आपने। 1345 डिवाइडेड बाई 2300, तो इसमें क्या आ जाएगा, मान लेते हैं इसका 22 कर देते हैं, तो लगभग वैल्यू आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो सिर्फ सुन। और क्या जाएगा, 11 एकम 11, फिर 1 11, तो अगेन ये 5 से मल्टीप्लाई होके फिर और भी डिजिट से, तो अगेन ये भी 5000 से ज़्यादा आएगा। तो यस, चारों में ही 5000 से ज़्यादा तो आ रहा है, तो यही वाला सही है। अब हाईएस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब में 5000 से ज़्यादा आ गया, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे जल्दी कैलकुलेट किया जा सकता है, बट ये चीज़ हम बाद में एनालाइज करके ज़्यादा जल्दी पता कर पा रहे हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में ये पता करना कि तीनों ऑप्शन में से कौन सा पहले चेक करना है, ये थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। एग्जाम हॉल में बैठे बैठे हमको नहीं समझ आता इतना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो इन विच द नंबर्स बेयर सर्टेन रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स अलोंग द रोज। दिस इज रो, दिस इज रो, दिस इज रो। तो रो के अलॉन्ग हमको पैटर्न देखने को बोला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द मिसिंग नंबर इंडिकेटेड अबव बाई एक्स। तो यहाँ पे एक्स पे क्या आएगा, तो कोई पैटर्न नज़र आ रहा है कि 29 13 18 हो रहा है। एक बार ऐड करके देख लेते हैं। 9 10 11 12, 2 3 4 18। इसको हाफ करने पा रहा है क्या, नहीं, इसको भी करके देख लेते हैं। 3 4 5 7 3, ये 60 हो रहा है अगर इन दोनों को ऐड करो। इधर 8 9 10 4 5 6, ओके। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद 60 आना चाहिए। तो 33 19 9 10 11 12 2 3 4 5, तो 60 में से 52 घटाऊँगी तो 8 आ जाएगा। तो 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स विथ वन एम्प्टी ब्लॉक इन द लोअर एक्सट्रीम कॉर्नर। तो यहाँ पे क्या आएगा ये बोल रहा है। तो ये पहले 1 2 3 4 थे, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, 3 2 1, तो 2 1। अब यहाँ पे गोला आएगा ही नहीं, तो बिना गोला वाले ये है बस। अब यहाँ पर विथ रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो द नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स फ्रॉम एस टू टी विदाउट रिट्रैक्टिंग फ्रॉम यू एंड वी इज। तो यू एंड वी से वापस से रिट्रैक्ट नहीं करना है, जैसे एक बार चले गए इससे इधर से वापस रिट्रैक्ट नहीं करना है। तो एस टू टी कैसे कैसे पहुँच सकते हैं, तो एस टू टी जाने के कौन कौन से तरीके हैं, ये एक। अब इसको हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं एक एक को लेके, बट ऐसे करके ना बहुत सारे मिस हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। चलो, हमको एस से टी जाना है, इसके बीच एस से यू जाना पड़ेगा, फिर यू से वी जाना पड़ेगा, फिर यू वी से टी जाना होगा, है ना। तो एक ऐसा ही तरीका है, बीच में किसी को रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एस से यू जाने के कितने तरीके हैं, तो या तो मैं ऐसे जा सकती हूँ 2, तो ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका। तो एस से यू जाने के 3 तरीके, फिर यू से वी जाने के 1 या 2 ही तरीके हैं, वी से टी जाने के अगेन 3 तरीके। अब मुझे एस से यू, यू से वी, वी से टी जाना ही है, मतलब कि एंड आएगा। ठीक है, एक ही कंडीशन है ना, तभी तो हम एस से टी पूरा पहुंच पाएंगे। तो एस से वी, एस से यू जाने के 3 तरीके, यू से वी 2 तरीके, एंड वी से टी जाने के 3 तरीके। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 5 18, टोटल 18 वेज हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको पता करना है क्या होगा, देख लेते हैं। ये ऐसे इधर उधर, फिर ये एक ही तरफ, किसी एक को पकड़ के कर लेते हैं। ये इधर था, ये इधर हो गया, फिर नीचे था, फिर ऊपर हो गया। तो अब क्या होगा, अगेन ऐसा वाला आना चाहिए वापस से। तो ऐसा वाला कहाँ पर है, इन दोनों में है, ये हट गया,
अब इधर वाले देख लेते हैं। ये नीचे था, ऊपर था, ये नीचे हो गया, फिर दाएं था, फिर ये बाएं हो गया, तो अगेन ऊपर वाला आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर अ बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट, अ सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट, अ थर्ड बेल रिंग्स एवरी 32 मिनट। इफ ऑल द थ्री बेल्स रिंग एट द सेम टाइम एट 8 o'clock in the morning, at what other time will they all ring together? तो एक 18 पे, एक 24 पे, एक 32 पे, 8 o'clock पे ये क्या हो रहा है, रिंग कर रहा है। ओके 8 o'clock पे। तो पहले तो इनका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 32 को पकड़ते हैं तो 16, तो 4 3 5, ठीक है। तो अब फिर ये 32 तो लिख लिया हमने। 24 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 24 को कैसे लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 3 2 है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 18 के लिए, 18 के लिए 2 2 4 4 8 18, 3 6 3, एक और 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 6 3 3 9, 32 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 दूनी 18, 9 18 27 28, तो 288 विल बी दी एलसीएम, है ना। तो ये एलसीएम आया है, ये मिनट में ही होगा क्योंकि ये मिनट में है, तो ये सारे भी मिनट में होंगे। 288 मिनट को अगर मैं आर में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, तो कितने क्लोजेस्ट आर के नज़दीक है, 6 5 6 30 होता तो 300 अगर होता तो कितने घंटे हो जाते, 5 घंटे, लेकिन 5 घंटे से कम है तो 4 घंटे, है ना। तो 4 घंटे में 6 चौक 24, तो 240 तो है, तो अब 288 से कितना बच गया, 48, तो 48 मिनट, 4 आवर 48 मिनट। तो 8 o'clock पे अगर एक बार रिंग हो चुके हैं तो अगली बार कब होगा, 8 o'clock के 4 घंटे बाद, तो 8 9 10 11 12, तो 12:48, तो 12:48 आवर्स पे रिंग करेगा अगेन टुगेदर। देन प्राइस इज नॉट द सेम थिंग एज वैल्यू, बोल रहा है कि प्राइस है वो सेम नहीं है वैल्यू के। सपोज दैट ऑन अ डे द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, प्राइस है सबका, जैसे कोल हो गया, ब्रेड का, पोस्टेज स्टैम्प्स, डेज, लेबर एंड रेंट ऑफ द हाउसेज एक्सेट्रा वर टू डबल, ये सब डबल हो गई, ठीक है। प्राइसेस देन वुड सर्टेनली राइज बट वैल्यूज ऑफ ऑल थिंग्स एक्सेप्ट वन वुड नॉट, बट वैल्यू है वो राइज नहीं कर रही है, प्राइस तो राइज किया बट वैल्यू नहीं राइज किया एक्सेप्ट वन। द राइटर वॉन्ट्स टू से दैट इफ प्राइसेस ऑफ ऑल थिंग्स वर डबल, तो राइटर क्या बोलना चाह रहा है कि अगर प्राइस डबल हो गया तो क्या होगा, थिंग्स इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल थिंग्स वर डबल्ड द वैल्यू ऑफ ऑल थिंग्स वुड रिमेन कांस्टेंट, वैल्यू सबका कांस्टेंट ही रहेगा बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ द थिंग्स सोल्ड वुड बी डबल्ड, जो चीज़ें मतलब सोल्ड हो चुकी है उनकी वैल्यू डबल हो जाएगी। वैल्यूज ऑफ द थिंग्स बॉट वुड बी हाफ्ड, तो हाफ हो जाएगा। ये बोल रहा है कि जो भी वैल्यू थी चीज़ों की वैल्यू बता रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब यहाँ पे बोल रहा है दी वैल्यू ऑफ दी मनी ओनली वुड बी हाफ्ड। हाँ, ये हम नेसेसिटी के साथ मतलब सर्टेनिटी के साथ ये बोल सकते हैं, क्योंकि देखो प्राइस है वो क्या हो गया, बढ़ गया, डबल हो गया, तो जो मनी की वैल्यू है वो कम हो गई ना, हाफ हो गई, क्योंकि मान लेते हैं कि पहले प्राइस कितना था किसी भी सामान का, 50 रुपये था, ठीक है। अब वही सामान का प्राइस डबल हो गया, 100 रुपीज़ हो गया, तो पहले जो 50 रुपये का रुपीज़ सामान को खरीद पा रहा था, अब उसी सामान को खरीदने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू है मनी की, वो कम हो गई है ना। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि जब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ जो मनी है, वैल्यू ऑफ जो करेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वही बता रहा है, वही है ये। फिर अगला, ए एंड बी डिसाइड टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई बाई बस। ए एंड बी ने डिसाइड किया कि वो ट्रैवल करेंगे प्लेस एक्स से प्लेस वाई तक बस से, ठीक है। A has 10 rupees with him and he finds that 80% of the bus fare for 2 person, तो 2 person का जो बस का फेयर प्राइस था वो कितना रुपीज़, मतलब कि 80 रुपीज़, 80% ऑफ द बस फेयर फॉर 2 person, ठीक है। तो जितना भी ये जो 2 बस का टिकट है उसके पास
10 रुपीज़ है और ये 80% है जो भी 2 टिकट का प्राइस है उसका। तो 80% इक्वल्स टू 10 रुपीज़। तो 100% कितना होगा 2 बस टिकट का प्राइस। तो 10 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, दिस विल कैंसल। 2 चौक 8, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 25/2, 2 2 4, 10, 12.5। तो ये 2 बस टिकट का प्राइस है। अब हमको बोला कि बी फाइंड्स दैट ही हैज़ 3 रुपीज़। तो ए के पास 10 रुपीज़ है और वो 80% था 2 बस टिकट के प्राइस का, और बी के पास 3 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ है, ठीक है। विथ हिम एंड हैंड्स इट ओवर टू ए को दे दिया। तो ए के पास अब 30 रुपीज़ हो गया है टोटल। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ मनी ए हैज़ इज़ जस्ट इनफ टू बाई 2 टिकट्स। जस्ट इनफ है क्या? नहीं, 12.5 होना चाहिए जस्ट इनफ होता तो। बट इसके पास तो 30 रुपीज़ है तो थोड़ा ज़्यादा है, तो ये तो नहीं है सही। और स्टिल नीड्स 2 रुपीज़। नहीं भाई, और नहीं चाहिए पैसे। आफ्टर बाइंग द 2 टिकट्स ए विल बी लेफ्ट विथ 50 पैसे। यस, क्योंकि बस का फेयर प्राइस कितना है 2 बस टिकट का 12.5, इसके पास टोटल कितने हैं 30 रुपीज़ है। तो 0.5 जो है रुपी वो तो बच गया ना, मतलब 50 पैसे तो बच गए हैं। द मनी ए नाउ हैज़ इज स्टिल नॉट सफिशिएंट टू बाई 2 टिकट्स। अभी भी सफिशिएंट नहीं है पूरा, बट सफिशिएंट तो है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। As per the agreement with the bank, a businessman had to refund a loan in some equal installments without interest. ओके, बिना इंटरेस्ट के जो एज पर अग्रीमेंट किया गया है बैंक एंड बिजनेसमैन के द्वारा, हैड टू रिफंड लोन इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने होंगे। फिर आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट्स ही फाउंड दैट 60% ऑफ हिज लोन वॉज रिफंडेड। 18 इंस्टॉलमेंट्स उसने दे दिए, 60% लोन है वो रिफंड हो गया। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर इन द एग्रीमेंट। बस ये तो कितना ईजी सा क्वेश्चन है। पहले 1% के निकालो कितना होगा, फिर 100% के लिए 6 × 6 = 18, टोटल 30 इंस्टॉलमेंट्स विल बी देयर, ठीक है। फिर अगला, अ वर्कर रीचेस हिज फैक्ट्री 3 minutes लेट इफ़ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस to the factory is 5 km per hour. If he walks at a speed 6 km per hour, then he reaches the factory 7 minutes early. Then the distance of the factory from his house is, तो distance कितना होगा ये पूछ रहा है। वर्कर है और देखो अपने को क्या क्या पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, राइट। वर्कर है वो अपनी फैक्ट्री पहुंच रहा है 3 minutes लेट। तो जो टाइम था, मान लेते हैं कि टाइम टी था लेकिन 3 मिनट लेट पहुंच रहा है। यदि स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री इज़ 5 किलोमीटर, स्पीड km/h, ठीक है। अब ये तो मिनट में डाल दिया है हमने। अरे ये लेट पहुंच रहा है ना, तो टाइम तो ज़्यादा ले रहा है ना, लेट पहुंच रहा है ना, ठीक है ठीक है। तो t+3, अब ये r में डाल दिया तो इसको भी, या तो इसको मिनट में चेंज कर लो या तो इसको कर लेते हैं। तो मिनट को इसी को आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो। तो 60 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। और डिस्टेंस अभी तो हमको नहीं पता है। और एक और डिटेल हमको क्या दिया हुआ है कि इफ़ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 देन ही रीचेज द फैक्ट्री 7 minutes अर्ली। तो यहाँ पे शेड्यूल टाइम से 7 मिनट पहले पहुँच गया। दिस इज़ गोइंग टू बी माइनस में, ठीक है। फिर डिस्टेंस फैक्ट्री का, दोनों तो डिस्टेंस सेम ही होगा ना। तो अब हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो डी निकालने के लिए पहले इन दोनों वैल्यू को इक्वेट करना होगा। तो ये 5 × 60, ये इसको सीधा ये ऐसे जाएगा ना, 5 × t+3/60 इक्वल्स टू डी। और डी इधर भी आएगा तो इधर को भी ऐसे कर लेता है, t - 7/60। तो 60 कैंसिल, और ये ऐसा है। तब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा जगह तो चाहिए। अब देखते हैं, 5t + 15, 6t - 7×6 = 42, 7×6 = 42। तो ये इधर आ जाएगा तो t 15 + 42, t इज इक्वल्स टू 57, 6 7 57। अब फिर t की वैल्यू को इधर रख देते हैं इक्वेशन में, किसी में भी रख लो, सेम ही आएगा।
इसमें रख लेते हैं। चलो 57 माइनस 7 विल बी 50 डिवाइडेड बाई 60 5 किलोमीटर आएगा आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, पहले तो इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या पूरा है, लिबर्टी देयरफॉर इज नेवर रियल अनलेस द गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड टू अकाउंट व्हेन इट इन्वेड्स राइट। लिबर्टी है इसलिए हम कभी भी इसको रियल नहीं मान सकते अनलेस द गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड टू अकाउंट, जब तक गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ना रखा जाए। व्हेन इट इन्वेड्स राइट, जब भी गवर्नमेंट इन्वेट करती है राइट्स को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट जस्टिफिकेशन फॉर द अबव स्टेटमेंट? इट इज़ रियलाइजेशन दैट गवर्नमेंट कैन बी ब्रॉट टू बुक इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बुक में ला सकती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या ही बोल रहा है ये, तो ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है। इन आइडेंटिफाइंग अ मैन एज अ पॉलिटिकल यूनिट इन अ वे विच डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम अदर सिटीजन। इन आइडेंटिफाइंग अ मैन को आइडेंटिफाई करना है पॉलिटिकल यूनिट में इन अ वे कि ये डिस्टिंग्विश करे अदर सिटीजन से। हमको लिबर्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या ही बात कर रहे हैं। इन अ डिसेंट्रलाइज्ड सोसाइटी वेर इन द बेसिक नीड्स ऑफ द मैन कैन फाइंड सेटिस्फैक्शन। ये भी नहीं है, लिबर्टी ये थोड़ी बोल रहा है। इन द अंडरस्टैंडिंग दैट लिबर्टी एंड रेस्ट्रेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। यस, ये तो बताना चाह रहे हैं कि लिबर्टी है एंड रेस्ट्रेंट है, दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यही है जो लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है। और क्लोजेस्ट है जो हमारा पैसेज, जो छोटा सा जो बताया है उसके, ठीक है। फिर उसके बाद ये पैसेजेस है। अगला क्वेश्चन कहाँ है? द पोर्टफोलियो कंपोजिशन ऑथर प्रिफर्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं द क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव क्वेश्चन ऑन द 8 पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन होने ही चाहिए, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव अ क्वेश्चन ऑन वन ऑफ द 8 पॉइंट। तो किसी न किसी एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन हो गई। 8 पॉइंट है, उनमें से एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप किसके ऊपर आएगा ये देखना है। फर्स्ट 4 बिलोंग टू द मिडेवल। अब तो मान सेम ही ऑर्डर होगा, ABCDEFG और H। पहले 4 1 2 3 4 बिलोंग करते हैं मिडाइवल पीरियड के पोइट हैं एंड रेस्ट है वो मॉडर्न पीरियड के हैं, ठीक है। जनरली मॉडर्न पोइट्स फिगर इन द क्वेश्चन पेपर इन ऑल्टरनेट ईयर। ये मॉडर्न वाले जो पोइट्स हैं वो हर ऑल्टरनेट ईयर में आते हैं, ठीक है। तो एक साल अगर ये आ गया तो एक साल इधर का आएगा ही आएगा, ठीक है। जनरली दोज हु लाइक H लाइक G ऑल्सो। जिसको H पसंद है उसको G भी पसंद है, ठीक है। दोज हु लाइक F लाइक E ऑल्सो। द पेपर सेटर डज नॉट लाइक टू आस्क अबाउट F। पेपर सेटर उसको F के बारे में पूछना पसंद नहीं है। डज नॉट लाइक टू आस्क अबाउट F एज ही हैज़ रिटन अ बुक ऑन F। क्योंकि उसने F के ऊपर बुक लिखा है तो उसको F के बारे में पूछना पसंद नहीं है। F पसंद नहीं है नहीं बोला। दोज हु लाइक, तो क्या बोला, पेपर सेटर डज नॉट लाइक टू आस्क, उसको इस F के बारे में क्वेश्चन पूछना नहीं पसंद है क्योंकि उसने उस पर बुक लिखा हुआ है। बट ही लाइक्स F, ठीक है। बट वो लाइक F को लाइक कर रहा है वो, ठीक है। लास्ट ईयर द पेपर कंटेन अ क्वेश्चन ऑन ए के ऊपर क्वेश्चन आया तो अगला साल में मॉडर्न से आएगा, मतलब EFGH में से आना चाहिए, है ना। तो C नहीं हो सकता आंसर क्योंकि क्वेश्चन तो इधर से आएगा ना, EFGH। और क्या बोला कि ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन गिवन मोस्ट लाइकलीहुड क्या है कि किसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो हमको क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि F को लाइक करता है वो, और जो F को लाइक करता है वो E को भी करता है, बट वो F के बारे में क्वेश्चन पूछना पसंद नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है E के ऊपर पूछेगा, और क्या, बस सही। देन आगे, इन अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन देयर आर 4 डांसर्स है और 4 वोकल म्यूजिशियंस है, 1 एक्ट्रेस है एंड 3 वॉयलिनिस्ट है। गिरिजा एंड वानजा आर अमंग। अब यहाँ पे अगेन वैसा वाला होगा, ठीक है। अब कौन कौन क्या है, गिरिजा एंड वानजा, ये
वायलिन बजाती है। वाइल जालजा, जलाजा, सैलजा एंड अच्छा था जलजा एंड सैलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले दी वायलिन। इनको वायलिन बजाना नहीं आता, इनको भी वायलिन बजाना नहीं आता। ठीक है। गिरिजा एंड अरे एक सेकेंड, गिरिजा है एंड वनजा आर अमंग दी वायलिनिस्ट। इन दोनों तो वायलिनिस्ट है। कौन कौन से? गिरिजा एंड वनजा। फिर जो जलाजा एंड सैलजा है डू नॉट नो हाउ टू प्ले वायलिन। इन दोनों को नहीं आता, इसको भी वायलिन बजाना नहीं आता। सैलजा एंड तनुजा, सैलजा एंड एक और तनुजा भी है, तनुजा आर अमंग दी डांसर्स। सैलजा ये डांसर है, ये भी डांसर है। जलाजा, वनजा एंड सैलजा तनुजा आर ऑल वोकल म्यूजिशियन। जलाजा तो ये वोकल म्यूजिशियन है। वनजा ये भी वोकल म्यूजिशियन है। देन सैलजा ये भी वोकल म्यूजिशियन है। तनुजा ये भी वोकल म्यूजिशियन है। 2 ऑफ देम आर ऑल्सो वायलिनिस्ट। और इन्हीं चारों में से 2 वायलिनिस्ट भी है। ठीक है, एक वायलिनिस्ट तो हमको पहले से पता है। इन तीनों में से कोई एक क्या होगी? वायलिनिस्ट भी। अब इन दोनों तो वायलिनिस्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है यही वायलिनिस्ट बची, तनुजा, है ना। इफ़ पूजा इज़ एन एक्ट्रेस, पूजा एक्ट्रेस है। हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्टेनली अ डांसर एंड अ वायलिनिस्ट। डांसर एंड वायलिनिस्ट है, तो तो डांसर एंड वायलिनिस्ट तनुजा। फिर अगला, द लेटर LMNOPQRST इन देयर ऑर्डर आर सब्स्टिट्यूटेड बाई 9 integers 1 to 9 but not in the order. Okay, so LMNOPQRS 4 किसको दिया गया है? P को। The difference between P and T is 5. P and T के बीच का डिफरेंस इज 5। द डिफरेंस बिटवीन N and T 3। व्हाट इज द इंटीजर असाइन टू N को? कौन सा इंटीजर मिला है पूछ रहा है। इंटीजर 1 से 9 के बीच में ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 तो हट गया, 4 नहीं मिल सकता। अब हमको क्या पता है यहाँ पे 5 कैसे आएगा, ये देखते हैं। P पता है अपने को, P तो यहाँ पे 4 रख देते हैं तो T आ जाएगा। तो 4 - 5 इज इक्वल टू T इज इक्वल टू -1। बट T -1 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू नहीं हो सकती ना यहाँ। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमको कंफ्यूज करने के लिए डाला है कि डिफरेंस बिटवीन P एंड T। तो P एंड T को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर भी तो डिफरेंस ही है P एंड T का, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर P की वैल्यू रखते हैं। P की वैल्यू 4 है ना, 5, तो T इज इक्वल टू 9। तो यस T 9 तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है। फिर अब 9 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, 10 3 एन इक्वल टू 9 10 11 12। अब अगेन ये 12 हो रहा है, 12 तो ऑप्शन इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, 9 से ज़्यादा ले नहीं सकते ना, तो अगेन इधर भी उसने यही किया। तो T - N इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब उल्टा कर देंगे तो ये भी डिफरेंस ही है N एंड T का। ठीक है, तो T में हमको पता है 9 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे अरे N की वैल्यू तो निकालनी है अपने को। तो 9 - 3 इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 6। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हमको यूपीएससी एक बार और कहीं क्वेश्चन में सेम तरीके से ट्रिक करे तो हमको पता होना चाहिए कि अगर उसने ये बोला कि डिफरेंस बिटवीन P एंड T इज़ 5, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि T एंड P के बीच का डिफरेंस 5, क्योंकि सेम ही मतलब है, क्योंकि वैल्यू तो नहीं पता है ना अपने को कि P की वैल्यू P ज़्यादा है कि T ज़्यादा है। अब दोनों में ये डिफरेंस ही है, ये है ना। तो हम बड़ी वैल्यू को आगे रख देंगे और छोटी वैल्यू को पीछे, क्योंकि जब हम डिफरेंस लिख रहे हैं तब हमको नहीं पता ना कि P बड़ा है कि T बड़ा है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ डेथ्स अमंग द आर्मी पर्सनल कितना है? 8 आउट ऑफ 1000। ये आर्मी में डेथ रेट है, ठीक है। बट अमंग द सिविलियन 20 पर 1000 है। तो वो पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द अब फॉलोइंग इन्फ्रेंस हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू ज्वाइन आर्मी, तो नहीं मानना है तो ज्वाइन कर लो आर्मी, ऐसा थोड़ी इन्फर करेंगे, ये नहीं है।
फिर द रिलेशनशिप इज फॉर्चुयस, क्या फॉर्चुयस, ये भी नहीं बोल सकते कि कोई लकी हो रहा है। फिर द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज़ वेरी हाई विद इन द आर्म्ड फोर्सेस में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, बोल रहा है नहीं, ये भी हम अपने से कैसे इन्फर कर लेंगे, हमको तो कोई इंडेक्स हमको दिया ही नहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। द ग्रुप्स कैन नॉट बी कंपेयर ड्यू टू देयर हेट्रोजेनिटी, यस आर्मी अलग है ना, आर्मी को आर्मी से कंपेयर करेंगे तब चलता, आर्मी को कैसे सिविलियन से आप कंपेयर कर सकते हो, वी कैन नॉट कंपेयर देम ना, क्योंकि हेट्रोजीनियस ग्रुप है दोनों। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन द स्टेटमेंट बसेस आर द कॉज ऑफ मोर एक्सीडेंट्स देन कार्स, बसेस है वो कॉज है मोर एक्सीडेंट्स का देन कार, तो बसेस है उनमें ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं कार से। एंड द ट्रक्स कॉज फीवर एक्सीडेंट देन बसेस, ट्रक्स में फीवर एक्सीडेंट हो रहे हैं देन बसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन वी ड्रॉ, कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, देर आर मोर बसेस ऑन द रोड देन ट्रक्स, हमको तो नंबर के बारे में बताया ही नहीं ना कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये तो नहीं। कार ड्राइवर्स आर मोर केयरफुल देन द बस ड्राइवर, कार ड्राइवर से वो ज़्यादा केयरफुल है बस ड्राइवर से। ऐसे भी हम नहीं बोल सकते कि कौन केयरफुल है इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट के तो अलग अलग कॉजेस हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना केयरलेसनेस या केयरफुल, कौन केयरफुल है ये नहीं डिटरमाइन कर सकते हम इससे, तो ये भी नहीं। देन ट्रक ड्राइवर्स आर मोर स्किल्ड देन इधर कार और बस ड्राइवर, अगेन स्किल के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम कुछ भी इन्फर नहीं कर सकते, नन ऑफ दी अबव कैन बी कंक्लूडेड। ऐसे वाले क्वेश्चन के ना जनरली ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही आजकल यूपीएससी हर साल एक एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहे, 2025 में भी आया था थीफ वाला क्वेश्चन कि इसने बोला कि मैं चोरी नहीं किया, मैंने नहीं इसने चोरी किया, दूसरा वाला बोलता कि मैंने नहीं इसने चोरी किया, कोचिंग वाले उसका आंसर तो उनमें से कुछ दे रहे हैं ऊपर में से 3, बट मैंने तो नन मारा था कि कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि किस बेसिस पे मारा है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि जितना इन्फॉर्मेशन उसमें दिया है उसी के बेसिस पे ही आंसर करना होता है, और उसी के बेसिस पे ऐसे कुछ भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते, तो नन ही हो जाता है उसका आंसर जनरली, ठीक है, लॉजिकली भी फॉलो वही करता है। ओके फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये ना पैसेज के अपार्ट फ्रॉम भी ऐसे पैसेज टाइप के वाला क्वेश्चन दे देता है यूपीएससी, पढ़ लेते हैं हम इसको। इफ़ पॉलिटिकल लीडरशिप फेल्स टू इमर्ज, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप है वो फेल हो जाती है इमर्ज होने में, देयर इज़ लाइकलीहुड मतलब चांसेस है कि मिलिट्री टेकिंग ओवर पावर इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप फेल हो जाती है इमर्ज होने में तो लाइकलीहुड है कि मिलिट्री है वो डेवलपिंग कंट्रीज में पावर ले लेगी। रेडिकल स्टूडेंट ग्रुप्स और द लेबर में ट्राई टू रेस रिवॉल्यूशन ऑफ लेबर, रेस रेडिकल स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है या जो भी लेबर है वो हो सकता है कि रिवॉल्यूशन रेस करे, बट दे आर नॉट लाइकली टू कम्पीट विद द मिलिट्री, बट ये लाइकली नहीं है कि वो मिलिट्री से कम्पीट कर लेंगे, वो रेडिकल रिवॉल्यूशन कर रहे हैं लेकिन वो कम्पीट नहीं करेंगे, मतलब ये लाइकलीहुड नहीं है कि वो मिलिट्री से क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। मिलिट्री इंटरवेंशंस रूल एंड विदड्रॉल फ्रॉम द पॉलिटिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू अ सोसाइटीज लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर क्लोजली रिलेटेड है। फिर इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट द अजम्पशन इन द अबव पैसेज इज दैट, क्या अजम्पशन है, पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ नॉट एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, ये अज्यूम कर रहे हैं क्या पॉलिटिकल लीडरशिप क्या है, इफेक्टिव नहीं है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं पॉलिटिकल लीडरशिप के इफेक्टिवनेस के बारे में। मिलिट्री फील से दी पॉलिटिकल वैक्यूम, हाँ ये तो बोला ना कि लाइकलीहुड है कि मिलिट्री है वो पावर ले लेगी अगर पॉलिटिकल लीडरशिप फेल होती है, तो यस लाइकलीहुड है, पॉसिबल चांसेस है कि सही हो। मिलिट्री इंटरवेंशन इज़ इनविटेबल फॉर डेवलपमेंट, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं बोला हमको कि इनविटेबल है कि ये होगा ही होगा तभी जाके डेवलपमेंट होगा, अगर मिलिट्री इंटरवीन नहीं करेगी तब तो नहीं होगा डेवलपमेंट, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पैसेज ने बोला ही नहीं, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें मैंने एग्जैक्टली जो हम पैसेज में करते हैं वही अप्रोच फॉलो किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, 4 पर्सन अशोक, भूपेश, चंदेर एंड दिनेश हैव टोटल ऑफ 100 रुपीज़ अमंग देमसेल्व्स, तो ABCD सबके पास 100 रुपये है। अशोक एंड भूपेश बिटवीन देम हैव एज मच एज मनी एज चंदेर एंड दिनेश बिटवीन देम, तो A एंड B के पास उतने ही मनी है जितने C एंड D के पास है, बट अशोक हैज़ मोर मनी देन भूपेश, अशोक के पास ज़्यादा मनी है देन भूपेश, एंड चंदेर हैज़ ओनली हाफ द मनी एज दिनेश, अशोक हैज़ इन फैक्ट 5 मोर देन दिनेश, तो अशोक के पास दिनेश से 5 रुपये ज़्यादा है। हु हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मनी, मैक्सिमम किसके पास है पैसे पूछ रहा है। ओके देखते हैं किसके पास है।
ए एंड बी, यहाँ पर ए के पास ज़्यादा पैसे हैं बी से। अच्छा, इनके पास टोटल ऑफ 100 रुपीज़ है ना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 100। 4 person A, B, C, D have a total of 100 rupees among themselves। ओके ओके, ऐसा है। यहाँ पर इक्वेट कर लेते हैं ना, A प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी है, तो A प्लस बी की जगह सी प्लस डी ही रख देते हैं। तो यहाँ पर से भी एक वैल्यू आ जाएगी 2 सी प्लस डी 100, तो सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, और अगर सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 50, और इसको भी ऐसे करते हैं सी बाई डी इज इक्वल्स टू 1/2, तो जितना सी के पास है उसका डबल डी के पास है। अब इसको बिना पूरा सॉल्व किए भी हम ना इस वाले लॉजिक से कर सकते हैं कि हमको क्या क्या रिलेशन पता है। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, और ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए है बड़ा है बी से, एंड यहाँ पे सी डिवाइडेड बाई डी करूँ तो 1/2 हो जाएगा ये वाला। तो सी है 1 है, डी है वो 2 है, मतलब जाहिर सी बात है डी इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो क्या रिलेशन बन गया, ए इज़ ग्रेटर देन बी, और कोई बीच का रिलेशन और किसी से पता चल सकता है क्या, यहाँ पर से एक और रिलेशन निकल जाएगा ए एंड डी के बीच में। ए इज इक्वल्स टू डी प्लस 5, तो डी में मैं 5 ऐड करूँ तब जाके ए की इक्वल हो रहा है, मतलब ए इज़ ग्रेटर देन डी, तो ए इज़ ग्रेटर देन डी ऑल्सो, एंड डी है उससे बड़ा, डी है वो सी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ए ही तो है ना। तो आलोक। अब बाकी ऐसे पूरा वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी नीड है नहीं क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू पूछा नहीं है, इसलिए मैं कैलकुलेशन को नहीं कर रही हूँ प्रेफर। ठीक है, हमको तो सिर्फ यही पता करना था ना कि कौन किससे बड़ा है, तो बिना कैलकुलेट किए भी कर सकते हैं, हमें ये पता था। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जॉर्ज अटेंड्स म्यूजिक क्लासेस ऑन मंडे। जॉर्ज अटेंड्स म्यूज़िक क्लासेस ऑन मंडे, तो वो मंडे को क्या कर रहे हैं, म्यूज़िक क्लास अटेंड कर रहे हैं। ही अटेंड्स मैथमेटिक्स ऑन वेंसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कब अटेंड कर रहा है मैथमेटिक्स, वेंसडे को, इसको मैथ्स। फिर हिज लिटरेचर क्लासेस आर नॉट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को उसको लिटरेचर का क्लास नहीं है। फिर ही अटेंड्स हिस्ट्री क्लासेस ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑफ हिज मैथमेटिक्स क्लासेस, तो वो अटेंड कर रहा है अपनी हिस्ट्री की क्लासेस कब, ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑफ हिज मैथमेटिक्स क्लासेस, मैथमेटिक्स के क्लास को जो फॉलो कर रहा है उस डे पे वो क्या अटेंड कर रहा है, हिस्ट्री की क्लासेस अटेंड कर रहा है। ऑन ट्यूसडे ही अटेंड्स हिज स्पोर्ट्स क्लासेस, तो स्पोर्ट्स क्लासेस यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। इफ़ ही अटेंड्स जस्ट वन सब्जेक्ट इन अ डे, हर दिन एक ही सब्जेक्ट, एंड हिज संडे इज़ फ्री, तो संडे उसका फ्री है, तो और वो कब फ्री होगा ये पूछ रहा है। अब यहाँ पर ना एक ये है कि मैथ्स को फॉलो करने वाला तो हमने फिल कर दिया है, बट अभी भी हमारा एक सब्जेक्ट बचा हुआ है ना, क्योंकि उसने बोला क्वेश्चन में कि लिटरेचर का क्लास फ्राइडे को नहीं है, तो अब इधर तो सब फुल पैक्ड हो गया है, मैथ्स को फॉलो करने वाला हमने फिक्स कर दिया है ना, म्यूज़िक हो गया, ये हो गया, ये। अब लिटरेचर कहाँ जाए, संडे को तो कोई क्लास नहीं कर रहा है, तो सैटरडे को वो लिटरेचर का कर रहा होगा, है ना, और फ्राइडे उसका खाली है, तो फ्राइडे विल बी फ्री फॉर हिम। ठीक है, जॉर्ज के लिए। फिर इन अ रो ए इज़ 11th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये तो चलो रैंकिंग वाला क्वेश्चन है। इन अ रो ए इज़ इन द 11th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, तो दिस इज़ राइट, दिस इज़ लेफ्ट। अब यहाँ से 11th पोजिशन पे रख देते हैं इसको। 11th पोजिशन पे अगर ए है तो इससे पहले 10 लोग होंगे फ्रॉम द लेफ्ट। फिर एंड बी इज़ ऑन दी 10th पोजिशन फ्रॉम राइट, और बी है वो 10th पोजिशन पे है राइट से। अगर वो 10th पोजिशन पे है मतलब इससे पहले 9 होंगे, यहाँ पे बी होगा, है ना, बी वाला ही 10th होगा ना। देन इफ़ ए एंड बी इंटरचेंज, अब ए एंड बी इंटरचेंज करें तो ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, देन ए बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ए है वो 18th बन गया लेफ्ट से 18 बन गया, मतलब इससे आगे 17 हो गए और ये खुद 18th होगा, है ना, फ्रॉम द लेफ्ट। देन हाउ मैनी पर्सन आर देयर इन दी
रो अदर देन ए एंड बी, तो ए एंड बी के अलावा इस रो में कितने लोग हैं बोल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमको पता है, इधर से इधर का पता लगाने के लिए क्या पता है, ए ही तो बी का जगह लिया है, तो इससे पहले इधर कितने लोग थे, 9 थे। तो अब ए यहाँ पर है और इधर कहीं पे बी है, ठीक है। तो बीच में एक इंसान इधर बी भी तो होगा। अब हमको ए एंड बी को काउंट नहीं करना है ना। तो 17 में से एक घटा देते हैं पहले, क्योंकि बी इधर था, है ना। तो उसको घटा देंगे तो 16 हो जाएगा। ए को काउंट नहीं करना है और ये 9, तो 16 9 कितने हो गए, 25। दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर लोकेशन बी इज नॉर्थ ऑफ ए, तो लोकेशन बी है वो नॉर्थ है ए के। फिर लोकेशन सी इज ईस्ट ऑफ ए सी। द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी आर 5। ए बी एंड ए बी है वो 5 है, ए सी है वो 12 है भाई, 12। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, अरे ये क्वेश्चन है। तो 5 का कर 25 144, ये अंडर रूट में आ जा रहेगा ऐड करके, तो ये 169 आएगा, बाहर निकलेगा तो 13। फिर अगला, 2 cars स्टार्ट टूवर्ड्स इच अदर फ्रॉम 2 places ए एंड बी विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। 2 कार हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्रॉम 2 places ए एंड बी विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 160 किलोमीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और ये क्या कर रहे हैं, टूवर्ड्स इच अदर जा रहे हैं, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और स्पीड कुछ दिया है, स्टार्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। 8:10 पे ये भी स्टार्ट कर रहा है, 8:10 पे ये भी स्टार्ट कर रहा है। इफ़ द स्पीड्स ऑफ द कार आर 50 एंड 30 km/h रेस्पेक्टिवली, देन दे विल मीट एट विच टाइम। तो कब मिलेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा 50 60 70 80। रिलेटिव स्पीड 80 होगा, कितना डिस्टेंस कवर करना है 160, 80 8 दूनी 16, 2 घंटे में आ जाएंगे। तो 8:10 पे शुरू किए हैं, तो 10:10 पे दे विल मीट, है ना। पहले कितने बड़े इजी से क्वेश्चन आते थे, है ना, मज़ा आ जाता था। इस टाइम पे आराम से 160 170 लेके आया जा सकता था सी सेट पे। फिर और कहाँ है क्वेश्चन, ये तो पैसेज के क्वेश्चन है, यहाँ पर है। इफ़ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज़ मंडे, 1 2 3, अरे थोड़ा पास लिखती हूँ, 2 3, इसको मंडे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ। पूरा कैलेंडर ही बना लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मंडे आ रहा है, तो इसको ऐसा करते हैं, 3rd को मंडे है ना, तो दिस विल बी संडे, ये सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे इधर, तो 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, अभी 30 31 तक कर देते। चलो अब क्या बोल रहा है हमको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ। 21st से 5th डे कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 ये वाला डे आएगा, है ना। तो दिस इज व्हाट, वेंसडे। बस फॉर अ चैरिटी शो द टोटल टिकट्स सोल्ड ओवर 420 टिकट्स सोल्ड हो गई। हाफ ऑफ दिस टिकट्स, हाफ कितना हो गया, 2 3 4 2, ओके, कितने पे बेचा गया है, 5 रुपीज़ पे। उसके बाद बोला है कि 1/3 ऑफ दी एट दी रेट ऑफ, तो इसका 1/3 420 का 1/3, 3 कम 3 3 4 12, ये कितने प्राइस पे, 3 रुपीज़ पे बेचा गया, ठीक। एंड देन रेस्ट, तो कितना बचा, अगर 210 इधर बिक गया है 5 रुपीज़ में, एंड 143 रुपीज़ में, तो 420 में से 350 टिकट्स तो बिक गए हैं। 60 टिकट्स बचे हैं, उनको 2 रुपीज़ में बेचा गया है। तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट, तो बस टोटल अमाउंट कैलकुलेट करें ना, 5 10
कुछ गड़बड़ किया क्या? 5 तो 9 सुन, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 3 कम 3, 3 चौक 12, 12 4, 6 दूनी 12। यहाँ पर तो माइनस का तो टाइम गड़बड़ किया है। 6 7 8 9 10 11 12, 70 था ना। 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 1610 राइट। फिर यहाँ पर क्या है? अच्छा ये तो फिर वैसा वाला है, इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, ये सब है। ABCDENF और फैमिली मेम्बर, इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, फिर ड्रॉटमैन, लॉयर, जज। फिर A इंजीनियर मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर। तो कौन कौन सा है? ABCDENF फैमिली मेम्बर है, और इंजीनियर है यहाँ पर, स्टेनो है, डॉक्टर है, ड्रॉटमैन है, लॉयर है, जज है। अब A जो कि इंजीनियर है, उसने शादी किया है किससे? लॉयर से। अब लॉयर कौन है नहीं पता अभी। F इज़ द ड्रॉटमैन, द ड्रॉटमैन इज़ द सन ऑफ B का सन है, कहीं पर भी B है उसका सन है कौन? F। एंड जो F है वो क्या है? ड्रॉटमैन है। तो यहाँ पर ड्रॉटमैन है वो F है, इंजीनियर है वो A है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है हमको? सन ऑफ B, एंड F है वो ड्रॉटमैन इज द सन ऑफ B, एंड F है वो ब्रदर है E का, E का ब्रदर है, ये E यहाँ पर है। F है वो ब्रदर है E का, ठीक है, तो ये ब्रो है। फिर C इज़ द लॉयर इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ D। C जो कि लॉयर है वो डॉटर इन लॉ है D की। D कहाँ है भाई? इधर D तो अभी नहीं पता है, कहीं पर भी D को डाल देते हैं। अभी D है उसकी डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ होने के लिए इसका कोई सन होगा, उसी से इसका शादी हुआ होगा, है ना। अब इसका भी किसी से शादी हुआ होगा। और यहाँ पर जो है वो डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है। और ये कौन है डॉटर इन लॉ? इज़ दी क्या बोला है? सी इज़ द लॉयर इज़ दी डॉटर इन लॉ ऑफ डी। तो सी है जो कि लॉयर है, तो यहाँ पर पता चल गया कि सी इज़ लॉयर। और क्या बोला कि ई इज़ दी अनमैरिड डॉक्टर, ई अनमैरिड डॉक्टर है, ये अनमैरिड डॉक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर पता चल गया है ई। और क्या पता चल गया? सी इज़ द लॉयर ना, सी इज़ द लॉयर लिख दिया है हमने। तो कौन बच गया है? स्टेनो एंड जज बचे हुए हैं, ठीक है। ई का तो डॉक्टर हाँ डाल दिया हमने, ड्रॉटमैन F हाँ हो गया, चलो। फिर इज़ दी अनमैरिड डॉक्टर, देन डी इज़ दी ग्रैंड मदर ऑफ F। डी है वो ग्रैंड मदर है F की, तो F की ग्रैंड मदर है, मतलब ये एक और जनरेशन, तो ये इन इसका और जो भी इसका हस्बैंड होगा तो इसी के ही कोई होंगे। और ये ग्रैंड मदर, डी इज़ दी ग्रैंड मदर, दिस इज़ ग्रैंड मदर, तो ये तो फीमेल है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन दी फैमिली, हाँ दिख भी रहा है 2 मैरिड कपल है। अब यहाँ पर हम लोग का ये ग्रैंड मदर है, मतलब कि ये लड़की है ना। और सी जो कि लॉयर है वो डॉटर इन लॉ है, ये भी लड़की है। तो यहाँ पर कौन आ सकता है? यहाँ पर एक तो बी, ये F सन हमको पता है, ये वाला हमको पता है, तो फिर यहाँ पर जो होगा वो बी हो सकता है ना। बी होगा तभी तो उसका सन है F, है ना, तभी तो 3 जनरेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर बी होना पड़ेगा तभी उसका सन होगा ये। तो अगर यहाँ पे बी आ गया तो उसका सन ये है, ठीक है, और जो कि ड्रॉटमैन जो भी है, और यहाँ पर बी है तो इसका जो भाई है, जो भी कज़न है, वो डॉक्टर है, ये यहाँ पे आ गया। तो एक कौन बचा? यहाँ पर ए ही आ सकता है, और यहाँ पर जो होगा वो लॉयर होगा, तो डी है वो लॉयर है, मतलब लॉयर नहीं, क्या लिखा हुआ यार का इन्फॉर्मेशन क्या था?
ए द इंजीनियर मैरिड टू लेडी स्टेनो, स्टेनो है यहाँ पे, स्टेनो, ठीक है। ए ने जिससे शादी किया है वो स्टेनो है, तो डी इज स्टेनो, तो यहाँ पर डी पता चल गया, तो ए तो जज होगा बी, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और ए क्या था, इंजीनियर था, ठीक है। तो बी हमको पता है जज है, तो ओके सब पता चल गया अब तो। अब देखते हैं विच प्रोफेशन ऑफ बी, बी का प्रोफेशन जज है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कपल, कपल्स, कौन है कपल, यहाँ पर ए डी कपल है एंड बी सी कपल है, यस। फिर व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी, डी का प्रोफेशन क्या है, क्या लिखा था इधर, स्टेनो है, स्टेनो, तो ओके। तो ऐसा करके हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। 2013 तक का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको स्टार्ट करना है 2021 से, आई गेस इससे पहले कि हमने सारे कर लिए हैं 2013 तक का, 2021 तक का कर लिया है क्या, दिस वन इज़ 2017, ओके। और ऊपर जाते हैं, ये कौन से ईयर का है, 2021 का, हाँ हो गया। तो 2022, 23, 24, 25 बस बचा हुआ है। we will do 2022 CSET next, right? so यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, फिर जल्दी 2022, फिर 23, देन 24, उसके बाद 25 का 4 साल का बचा हुआ है, इसको जल्दी से कर लेते हैं।